दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो कभी खुशहाल अरब कहलाता था और जन्नत की तरह दिखाई देता था, लेकिन आज वही मुल्क जंग, भूख और तबाही की अलामत बन चुका है। यहीं से अरब कौम का आगाज हुआ। खाना काबा को गिराने की साजिशें भी यहीं पर बैठकर की गईं। उफ खुदाया। और मलका बिल्कीस का तख्त भी यहाँ पर लगता था। जी हाँ मेरी जान, ये है यमन, जिसे कभी अरब की जन्नत कहा जाता है। और आज आप इसे देखें तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि यमन में लोगों की जिंदगी कैसी है, यमन की वो हकीकत, यहाँ के वो राज जो आपको हैरान कर देंगे। आज यमन की इस हालत के जिम्मेदार कौन लोग हैं? कैसे आज भी ये कमजोर और नहता यमन पूरी दुनिया की तिजारत को सिर्फ 15 मिनट में बंद कर सकता है? यार मतलब कैसे? मेरी जान, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस मुल्क के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। और शायद आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। यमन की सरजमीन मशरिक़ वस्ता में वाक़े एक कदीम और तारीखी मुल्क है जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। कदीम ज़माने में इस खित्ते को अरबिया फेलिक्स कहा जाता था, जिसका मतलब है खुशहाल या ज़रखेज़ अरब। मगर बदकिस्मती से आज का यमन इस नाम के बिल्कुल बरक्स हालात से गुजर रहा है। यमन की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख के करीब है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 44वां बड़ा मुल्क बनता है। रकबे के एतबार से यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,27,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया का 39वां और अरब ममालिक में चौथा सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। यमन मगरबी एशिया में वाक़ है। इसके शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक़ में ओमान, जुनूब में बहरा अरब और मगरिब में बहरा अहमर वाक़ है। जोग्राफियाई लिहाज से यमन की पोजीशन इंतहाई अहम मानी जाती है, क्योंकि ये दुनिया के अहम समंदरी तिजारती रास्तों के ऐन दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन का दारुल हुकूमत सनहा, जिसे सना भी कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। ये शहर अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर, मिट्टी से बने ऊंचे घरों और तारीखी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सना न सिर्फ यमन का सियासी मरकज़ है, बल्कि ये मुल्क की सकाफती और तारीखी शनाख्त भी समझा जाता है। सना की कुल आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब है। सना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे ने रखी थी। सनहा के घर और इमारतें एक निहायत मुनफरिद अंदाज में तामीर की गई हैं, जिन्हें देखकर यहाँ की कदीम सकाफत और तारीख़ की झलक साफ नज़र आती है। अगर सनहा की मशहूर तारीख़ी जगहों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दारुल हजर महल का। ये महल यमन के इलाके वादी ज़ुहर में सनहा के करीब वाक़ है। दारुल हजर एक ऊंची चट्टान पर तामीर किया गया है और देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़ के अंदर से निकलकर बना हो। इस महल की तामीर 18वीं सदी में की गई थी और आज ये यमन की एक नुमायां पहचान बन चुका है। इसके बाद आता है जामे सालेह मस्जिद, जो यमन के दारुल हुकूमत सनहा में वाक़े एक निहायत खूबसूरत और शानदार मस्जिद है। ये मस्जिद यमन के साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। इसी वजह से इसे जामे सालेह कहा जाता है। इस मस्जिद की तामीर 2008 में मुकम्मल हुई थी और आज भी ये यमन की सबसे बड़ी और मशहूर मसाजिद में शुमार होती है। इसके बाद बात करते हैं बाबो यमन की। बाबो यमन दरअसल यमन के दारुल हुकूमत सनहा का एक कदीम और तारीखी दरवाज़ा है, जो पुराने सनहा शहर का मरकज़ी दाखिली रास्ता समझा जाता है। ये दरवाज़ा यमन की सकाफती पहचान बन चुका है। कहा जाता है कि बाबो यमन की तामीर तकरीबन 1000 साल पहले की गई थी। कदीम ज़माने में यही दरवाज़ा शहर का मरकज़ी रास्ता था, जहाँ से लोग शहर के अंदर दाखिल होते और बाहर जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें यमन के लोगों की ज़िंदगी की, तो इसके पड़ोसी ममालिक जैसा कि सऊदी अरब, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों का तर्ज ज़िंदगी बहुत शाहाना और जदीद है। जैसा कि आपने पिछली अरब वीडियो में देखा है, वहाँ के लोग हर तरह का शौक़ पूरा करते हैं और इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम यमन की आवाम को देखें तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात भी मुश्किल से पूरी होती हैं। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि आज 2026 में भी अगर आप यमन को देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी जदीद इमारत नहीं नज़र आएगी। ज़्यादातर मिट्टी से बने हुए घर ये नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी देहाती इलाकों में ज़िंदगी गुजारती हैं। अगर आप यहाँ के देहाती इलाकों को देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप कई हज़ार साल पीछे चले गए। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते चले कि यमन कभी एक इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल मुल्क हुआ करता था।
یہ حیری دنیا کا وہ ملک تھا جہاں پر پہاڑ، سمندر اور پرانی تہذیبوں کے آثار ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ لوگ بھی اپنی زندگی عیاشی اور انتہائی سکون کے ساتھ گزارتے تھے۔ لیکن آج یہی ملک جنگ، بھوک اور تباہی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتے چلے کہ یمن کی اصل تباہی کی وجہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر ویڈیو میں بات ضرور کریں گے۔ پیارے دوستو، اگرچہ یمن آج کے وقت جنگی حالات سے گزر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یمن کی شادیاں انتہائی دھوم دھام اور خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ یہاں شادی کا فنکشن تقریباً 21 دنوں تک چلتا ہے اور شادی انتہائی شان و شوکت سے کی جاتی ہے، جن میں طرح طرح کی روایتی رسومات شامل ہوتی ہیں۔ شادی میں یہ لوگ خاص طور پر اپنا روایتی ڈانس پیش کرتے ہیں، اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں اور ساتھ ایک خنجر ضرور رکھتے ہیں جو ان کے کلچر کا اہم حصہ ہے۔ خنجر کو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ لوگ رقص کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر زادوں کی شادیوں میں بیلی ڈانس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک عرب ملک ہے اور عرب دنیا میں بیلی ڈانس کو خاص شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی فنکشن ہو، بیلی ڈانس کا اہتمام اکثر ضرور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آج یمن میں باقاعدہ ڈانس کلب موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ پارٹیاں ضرور ہوتی ہیں۔ امیر طبقہ اپنی محفلوں میں پرائیویٹ تقریبات منعقد کرتا ہے، جن میں خصوصاً بیلی ڈانس ہی کروایا جاتا ہے۔ تو پورے ملک میں آپ کو عام عورتیں برقعے اور حجاب میں نظر آئیں گی، اور یمن اسلام کے اصولوں کا بہت زیادہ پابند ملک ہے۔ یہاں اسلامی قوانین کے مطابق چوری کی سزا سخت ہے اور زنا جیسے جرائم پر بھی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج کا جدید دور اور دولت کی فراوانی بعض لوگوں کو اس راستے پر لے جا رہی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عرب ممالک کے مالدار طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی عیاشیوں سے نکل کر مظلوم مسلم ممالک کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیں اب یمن کے بارے میں کچھ دلچسپ اور تاریخی معلومات جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ ابرہہ، جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج تیار کی تھی، وہ یمن کا ہی ایک بادشاہ تھا۔ تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ فیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں واضح طور پر موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے۔ یمن کی سرزمین کو عرب کی پہلی سرزمین کہا جاتا ہے، یعنی عرب قوم کا آغاز اسی خطے سے ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قبیلہ قریش اور مدینہ کے انصار قبیلے کا تعلق بھی یمن ہی سے تھا، جو بعد میں سعودی عرب جا کر آباد ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یمن والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن اور یہاں کے لوگوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے، یعنی یمنی لوگ ایمان، محبت اور دانائی میں سب سے آگے ہیں، اور آج بھی یمن کو ایمان کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یمن میں ایک نہایت منفرد اور نایاب درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی شکل بالکل چھتری جیسی ہوتی ہے اور یہ دنیا میں صرف یمن کے جزیرہ سقطرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس درخت سے نکلنے والا سرخ رنگ کا رس، جسے ڈریگن بلڈ کہا جاتا ہے، صدیوں سے دواؤں کی تیاری میں استعمال ہو رہا ہے اور اسے بے حد قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ درخت نہ صرف یمن کی قدرتی پہچان ہے، بلکہ دنیا کے نایاب ترین درختوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ معزز دوستو، یمن کا شمالی علاقہ قدرتی خزانوں سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تیل، تانبا، لوہا اور سونے جیسی قیمتی معدنیات بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ یہی قدرتی وسائل وہ بڑی وجہ تھے جن کے باعث ایک وقت میں برطانوی حکومت نے اس خطے پر کئی برسوں تک قبضہ قائم رکھا اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے فائدہ اٹھایا۔ یمن کی کرنسی کو یمنی ریال کہا جاتا ہے۔ ماضی میں اس کی قدر خاصی بہتر سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک یمنی ریال تقریباً ایک پاکستانی روپے کے برابر مانا جاتا تھا، جبکہ بھارتی کرنسی کے مقابلے میں اس کی قدر اس سے بھی کم تھی۔ لیکن افسوس کہ گزشتہ کئی برسوں سے جعلی خانہ جنگی نے یمن کی معیشت اور کرنسی دونوں کو بری طرح کمزور کر دیا ہے۔ یمن کا سب سے خوبصورت اور سب سے اہم علاقہ اس کا ساحلی خطہ ہے، جو خلیج عدن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ سمندر دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راستوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے بیشتر تجارتی جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور ایشیائی ممالک اپنی بڑی تجارت کے لیے اسی سمندری راستے پر انحصار کرتے ہیں۔
माहिरीन का मानना है कि अगर यमन चाहे तो चंद दिनों के लिए आलमी तिजारत को शदीद मुतासर कर सकता है, क्योंकि दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्ते इसी के साहिलों के करीब से गुजरते हैं। बज़ाहिर ये मुल्क कमज़ोर दिखाई देता है, लेकिन इसकी ज़मीन, इसके वसाइल और इसकी जुग़राफियाई पोजीशन दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए हमेशा से एक चैलेंज बनी रही है, और बदकिस्मती से यही अहमियत यमन की तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बन गई। तो अब जानते हैं कि आखिर यमन की इस हालत के जिम्मेदार कौन हैं। यमन आज इस मकाम पर कैसे पहुंचा? दरअसल यमन का ये बहरान सन 2011 में शुरू हुआ, जब अरब दुनिया में अरब बहार के नाम से एक अवामी तहरीक उठी। मुख्तलिफ ममालिक में लोग अपने हुक्मरानों से आज़ादी, इंसाफ और बेहतर ज़िंदगी का मुतालबा कर रहे थे। यमन में भी अवाम सड़कों पर निकल आए और अपने सदर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जो 30 साल से ज़्यादा अरसे से इख्तदार में थे। आखिरकार अवामी दबाव के इख्तदार छोड़ना पड़ा। लेकिन मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, असल मसला तो उनके जाने के बाद शुरू हुआ। इख्तदार खाली होते ही मुल्क में ताकत के हुसूल के लिए मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ने लगे। एक तरफ सरकारी हुकूमत थी, जबकि दूसरी तरफ एक ताकतवर बागी गिरोह था जिसे हूसी कहा जाता है। हूसी ज़्यादातर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि यमन की हुकूमत को सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी, जो एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क है। सन 2015 में हूसियों ने यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यमन की हुकूमत मुल्क छोड़कर सऊदी अरब मुंतकिल हो गई। इसके फ़ौरन बाद सऊदी अरब ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की ताकि हूसियों को इख्तदार से हटाया जा सके। यूं यमन एक खुली जंग का मैदान बन गया। ये जंग सिर्फ यहीं तक महदूद न रही, जल्द ही ईरान भी इस तनाज़े में शामिल हो गया, जो हूसियों की हिमायत करता है। इस तरह यमन की लड़ाई महज एक अंदरूनी खाना जंगी न रही, बल्कि ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताकत की जंग बन गई। इस जंग का नतीजा इंतहाई तबाहकुन निकला। पूरा मुल्क खंडर बन गया, लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों जानें ज़ाया हुईं और बेशुमार बच्चे भूख का शिकार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है। आज भी वहाँ बमबारी, भूख और बीमारियाँ आम हैं। स्कूल, अस्पताल और घर मलबे के ढेर बन चुके हैं। कभी खुशहाल और ज़रखेज़ कहलाने वाला यमन आज बदकिस्मती से दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिसकी बिना पर यमन इस मकाम तक पहुंचा। आपने इससे अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि इस हालत के ज़िम्मेदार कौन हैं। इख्तलाफ, ताकत की हवस और फ़िरका वाराना नफ़रत ने एक पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।